तो यूसी तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को आप लोग डक्टेड ग्लैंड्स भी कहते हो, क्योंकि उनका जो सिक्रीशन होता है वो किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। जैसे लिवर इज ऑल्सो ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, तो इसका जो भी सिक्रीशन होता है वो उसका जो टारगेट ऑर्गन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट। बाइल डक्ट के थ्रू ये इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। एट द सेम इसी तरीके से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ग्लैंड्स है, जैसे मेमरी ग्लैंड है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, जैसे कि sebaceous glands है। All these different glands are of exocrine nature. And the second type of the gland is the endocrine glands. They are also called ductless gland. इनका जो सिक्रीशन होता है वो बिना किसी डक्ट के अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। नाउ यू सी, चूंकि डक्ट नहीं है तो कोई ना कोई फ्लूइड उसके कांटेक्ट में होना चाहिए जिसके द्वारा ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। तो दैट फ्लूइड इज आवर ब्लड। ये जो ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती है और फिर ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट मीन्स इनका जो टारगेट होगा वो कोई एक ऑर्गन या एक सेल नहीं होगी, दे हैव द होल बॉडी। बॉडी की मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो इनका टारगेट होती है। या ये दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो बॉडी की डिफरेंट सेल्स होंगी, अलग अलग तरह की सेल्स होंगी, वो जो इनके टारगेट होंगी वो डिफ्रेंशिएटेड होंगी। लाइक दैट कि डक्ट कहीं सिचुएटेड होगी और उसकी टारगेट सेल कहीं और होंगी, और टारगेट सेल भी डिफ्रेंशिएटेड होंगी। दे विल आइडेंटिफाई कि हमको इस पर्टिकुलर सिक्रीशन के लिए रिएक्ट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से, जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, लेकिन इसके जो टारगेट सेल है वो ब्रेन नहीं है। द टारगेट सेल्स आर डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। बाकी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इसकी टारगेट होती है। तो सिक्रीशन ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। इवन दो केवल जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, सेलेक्टेड ग्लैंड्स हैं, उन्हीं की सेल उस सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्स करेंगी, बाकी और सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। हाउ डज इट हैपन, ये अभी हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। बट सिंपल शब्दों में ये समझिए कि डक्ट कहीं पे भी सिचुएटेड हो वो अपना सिक्रीशन बनाएंगे, उस सिक्रीशन को ब्लड में पोर कर देंगे, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और फाइनली वो जो सिक्रीशन है वो घूम फिर कर उनका जो उनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक ये पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअली मैकेनिज्म बिहाइंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सिस्टम है तो ऑफ कोर्स दे विल इट विल बी मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स। तो दो पार्ट इसके मेन होंगे, वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज द हार्मोन्स, यानी कि नो डक्ट। ज्यादातर केसेस में कोई भी ग्लैंड सिस्टम होता है तो उसमें ग्लैंड होती है, उसके डक्ट होती है, उसका टारगेट ऑर्गन होता है और उसका उससे सिक्रीट होने वाला जो भी सिक्रीशन हो वो होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के केस में देयर आर ओनली टू पार्ट्स, वन इज द ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज द सिक्रीशन। इस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन्स, है ना। ओके, प्राइमरीली ग्लैंड्स जो है वो स्पेसिफाइड भी हैं, बिल्कुल स्पेशली एंडोक्राइन फंक्शन को ही परफॉर्म करने के पर्पज से भी ग्लैंड हैं जिन्हें प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकेंडरीली बहुत सारी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स और बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स भी हैं जो प्राइमरीली एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स या किसी पर्टिकुलर समय पर वो खुद जो है वो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करने लगती हैं और तब वो जो है सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लाइक दैट, जैसे कि पैंक्रियाज। पैंक्रियाज नॉर्मल केस में नॉर्मली पूरी पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पैंक्रियाज के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो जो है इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है ना। दूसरी तरफ स्किन हुआ, लिवर हुआ, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, इवन प्लेसेंटा ऑल्सो। तो प्लेसेंटा इज ए टाइम बाउंड समय, जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो प्लेसेंटा खुद उससे कुछ एक दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। एंड ऑन द सेम साइड लाइक दैट ओवरी में कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। आप सभी लोगों ने oogenesis के बारे में पढ़ा होगा।
तो ड्यूरिंग द oogenesis या ओवा फॉर्मेशन के दौरान उसका बचा हुआ पोर्शन जिसे हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, दैट कार्पस ल्यूटियम आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन चूंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केवल एक पर्टिकुलर फेज में ही बनती है, तो बस उतने ही समय के लिए इट एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्राइमरी तो वो है जो सिर्फ एंडोक्राइन ही है, जैसे कि थाइमस, जैसे कि थायराइड, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसे कि एड्रिनल मेडुला। These are primarily endocrine glands. And the second is those glands which are not actually exocrine gland, but their portion is endocrine, or they act as endocrine gland during some phase of their formation or phase of their mode of action, like that carpus luteum of ovary, like that placenta, like the mixed gland, like pancreas, है ना? So all these act as there are certain glands in the skin also, so they all act as the endocrine gland. So this picture shows certain endocrine glands of your body, like penis, starting from the highest going to the lowest. It is the pineal, topmost, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, and ovaries and testes. Ovaries and testes are depending on that कि वो male है या female है. Now endocrine system do have, जैसे अभी मैं जिसकी बात बता रही थी कि they do have the gland, different glands which are called endocrine gland, and they have the chemical called hormones. Now what are hormones? Hormones क्या है? Hormones are the chemical transmitter जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो होते हैं, और केवल अपनी टारगेट सेल पर जाकर अपना एक्शन करते हैं, है ना? और वो टारगेट सेल को जो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम, सर्टेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और समथिंग एल्स, है ना? Now hormones in simply they are the chemical messenger. They are produced by endocrine glands. Simple. इस सब बारे में we have talked about it. They are directly poured into the bloodstream. They are not carried by any duct, है ना? And they regulate various metabolic function, different function like that, growth, like reproduction, like digestion, है ना? And chemical composition के बेस पर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं. पहले वो जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन हॉर्मोन्स, ये जो होते हैं हॉर्मोन्स, ये वाटर सॉल्युबल होंगे, लाइक दैट एड्रिनलिन, लाइक नॉर एड्रिनलिन, है ना? दूसरी तरफ होते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, वो जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते बल्कि स्टेरॉइड यानी कि लिपिड्स के बने हुए होते हैं. दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, है ना? लाइक थायराइड हार्मोन, है ना? प्रोटीन हार्मोन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इजीली जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. दूसरी तरफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो वो जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि ब्लड इज द कैरियर ना, ब्लड में डिसॉल्व होकर ये कैरी होते हैं, तो ब्लड में प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, उन प्लाज्मा प्रोटीन से ये बाइंड हो जाते हैं और फिर उन प्रोटीन्स के साथ अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं. ठीक, दे हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन योर मूड, psychological state of your mind, tissue function, metabolic function, sexual stage, sexual function, and and all other things like pregnancy, like delivery, like lactation, and every metabolic function, metabolic process of your body is finally regulated by the hormones. Though they are performed by the enzymes, हर metabolic function को perform करने के लिए आपकी body में there will be certain functional protein or say enzymes. On the same time, there will be some structural made up of structural protein, even though they are actually regulated or controlled by these hormones secreted by endocrine glands. And the hypersecretion or hyposecretion यानी स्टैंडर्ड या डिजायरेबल अमाउंट से ज्यादा सिक्रीशन हो या फिर डिजायरेबल अमाउंट से कम सिक्रीशन हो हॉर्मोन्स का, दोनों ही कंडीशन बॉडी के लिए हार्मफुल होगी. यानी कि जिस पर्टिकुलर फंक्शन को वो रेगुलेट कर रहे होंगे वो इम्पेयर होगा, है ना? तो इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. एंड यू ऑल नो सो मेनी डिसऑर्डर्स अबाउट वेरी कॉमन दे आर फाउंड इन nowadays. Another thing is that the endocrine system itself does not
अकेले एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेशन का काम नहीं करता, बल्कि इट एक्ट इन द बैलेंस विद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो अभी हम लोग पिछले टर्न पे पढ़ के चुके थे, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों आपस में जो है वो मिलकर काम करते हैं। दे आर बेटर नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। दे ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस इनसाइड योर बॉडी, और से होम्योस्टैसिस यानी अंतः वातावरण की समखंडता, यानी कि आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके बॉडी के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल बनाए रखते हैं, उसको बैलेंस्ड कंडीशन में बनाए रखते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी की जो स्टेट है उससे एंडोक्राइन सिस्टम को परिचित कराती है, या उससे संबंधित स्टिमुलस एंडोक्राइन सिस्टम को भेजती है। देन एंडोक्राइन सिस्टम सेंड्स द हार्मोन इन दैट रेशियो, लाइक दैट मान लो आप साइकोलॉजिकली किसी अच्छे मूड में नहीं हो, तो द ब्रेन विल टेल द, यानी कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट विल टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड कि आई एम नॉट इन द गुड कंडीशन, so that will try to secrete some hormones which will try to manage मैम your आपकी body. वॉइस ब्रेक हो रही है। um, अब भी नहीं हो रही? ओके, सो यू सी, तो इस तरीके से जो है हॉर्मोन्स उन आपके जो सर्टेन प्रोसेसेस है उन्हें मेंटेन करने का काम करेंगे। नाउ व्हाट आर दोस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स, कैसे ये हार्मोन अपना एक्शन करते हैं? तो बेसिकली सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये कि एवरी सेल हैव रिसेप्टर्स, और हॉर्मोन्स आल्सो हैव रिसेप्टर्स, है ना। और हर हार्मोन के जो हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, सेल्स पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, एंड दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द हार्मोन, है ना। अब अगर जो हार्मोन होगा जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किसी भी सेल तक पहुंचेगा, और व्हेन इट रीचेस टू द सेल एंड फाइंड इट डेजिग्नेटेड रिसेप्टर, जैसे मान लो थायराइड का कोई रिसेप्टर है, वो थायराइड के रिसेप्टर जनरल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, तो इसका मतलब बॉडी के हर एक सेल पे पाए जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन कि जो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन के साथ थायराइड हार्मोन पहुंचेगा, तो जो उसके लिए डेजिग्नेटेड रिसेप्टर्स होंगे उनसे ये बाइंड हो जाएगा हार्मोन, और जैसे ही हार्मोन बाइंड होगा वैसे ही उसको सेल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और वो जो सिग्नल या जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है, इट विल ट्रांसफर टू दैट न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना। दूसरी तरफ दो चीजें, एक और जो रिसेप्टर, एक तो वो होगा जो सेल के सरफेस पर होगा, बाहर जो एंट्री देगा हार्मोन के सिग्नल्स को, और दूसरा रिसेप्टर होगा न्यूक्लियस की सरफेस पर, जो उससे मिले हुए रिसेप्टर से मिली हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा, क्योंकि वहीं डीएनए है, वहीं प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो वहीं जो है वो आपका एक्शन पूरा कंप्लीट हो पाएगा डीएनए से होने वाले चेंजेस से। नाउ टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, वन इज द इंटरनल, है ना, न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है ना। दूसरी तरफ एक्सटर्नल रिसेप्टर जो बाहर वाली सेल की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन जो होंगे, हाइड्रोफोबिक यू अंडरस्टैंड, हाइड्रो मीन पानी, और फोबिक माने जो विरोधी हो, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे, और जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो दे विल बाइंड टू द सरफेस चैनल प्रोटीन से होकर, या फिर दूसरी कंडीशन में वहां एटीपी का यूज करके वो अंदर पहुंचेंगे। ये हार्मोन अंदर पहुंचा, अंदर गया, यहाँ न्यूक्लियस तक पहुंचा, न्यूक्लियस में जो है उसने इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी देनी थी उस डीएनए तक वो पहुंचाई, उस जीन ने उसके अगेंस्ट एमआरएनए बनाए, और वो एमआरएनए जो है वो फिर साइटोप्लाज्म में आकर उस पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाने लगेंगे या घटाने लगेंगे, जो भी एक्शन होना है। And here you see this is the receptor. This receptor is present in the cytoplasm. So once it has entered to the body, entered to the cell, उसके बाद साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड होगा, और दूसरी तरफ अगर ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन होगा तो फिर वो सरफेस से बाइंड होगा, और वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर पहुंचाई जाएगी, है ना।
So this is the mode of action. Now different glands secrete a different type of hormone. तो starting with the first pituitary gland, जिसे master of orchestra of endocrine system भी कह सकते हैं, यानी कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, और जिससे कि पूरी बॉडी एक पर्टिकुलर लय में काम करे। यानी सीधी सी बात है, जैसे अभी हम मोड ऑफ एक्शन में एक और बात में जो तुम्हें शायद बताना भूल गई, कि अब जैसे थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर थे तो दैट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द सेल, लेकिन मान लो किसी जैसे सेक्स हार्मोन है, तो सेक्स हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो पूरी बॉडी की सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट इन द सेक्स ऑर्गन्स ओनली, या जो भी उससे रिलेटेड ऑर्गन्स होंगे। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो टारगेट है वो दे आर टेस्टिस एंड ओवरी, तो वो केवल टेस्टिस और ओवरी की जो सेल्स होंगी उन सेल्स के पास ही ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तभी वो जो है उस पर्टिकुलर के लिए रिएक्ट करेंगे उस हार्मोन के लिए। लेकिन जो भी हार्मोन, जैसे कई सारे हार्मोन होते हैं जो जनरल एक्शन के लिए हो, तो सारे सेल्स पे होते हैं उनके रिसेप्टर। नाउ सबसे पहले जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी उन सबको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड से फाइनल सबसे पहले एक मेजर हार्मोन हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए सिक्रीट होंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है वो सीधे सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के मैम कांटेक्ट आपकी में। वॉइस नहीं आ रही है। So now you see the सबसे पहला हार्मोन, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू lobes, one is the anterior lobe and second is the posterior lobe. This picture shows you, इस यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई है, इसकी जो आगे वाला हिस्सा है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड द पीछे वाला हिस्सा उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। तो पिट्यूटरी से एंटीरियर वाले पार्ट से जो है सबसे पहला हार्मोन जो सिक्रीट होता है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम ही बता रहा है, जो बॉडी की जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं उनकी जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट एनहांसेस द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ग्लूकोज के यूज को बढ़ाएगा और फैट के डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करेगा। यानी कि फैट जो है वो बर्न हो, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, ग्लूकोज बर्न हो, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, दूसरी तरफ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़े जिससे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन बॉडी स्ट्रक्चर हो, बॉडी बने, यानी बॉडी की फॉर्मेशन आगे बढ़े, है ना। अनदर सेकंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है दैट इज एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नाउ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन का मतलब होता है प्रमोटिंग, स्टिमुलेटिंग, ट्रोपिन मींस स्टिमुलेटिंग एंड एड्रीनोकॉर्टिको मींस एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, यानी वो हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को प्रमोट करेगा, जो स्टिमुलेट करेगा। यू सी एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो है, एड मींस अबव, रीनल मीन किडनी, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक टोपी के जैसे किडनी के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। दिस एड्रीनल ग्लैंड है टू पार्ट, एक आउटर पार्ट जैसे किडनी का आउटर वाला एनाटॉमी जो होती है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इंटीरियर टिश्यू पार्ट को हम मेडुला कहते हैं। तो सेम विद एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड भी एड्रीनल ग्लैंड भी जो है वो किडनी के साथ ही साथ ओरिजिनेट हुई होती है। तो इसके पास भी दो पार्ट होते हैं, एक वो जो इसके सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे हम एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं, और दूसरा वो जो इसका आउटर वाला पार्ट होता है जिन्हें हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसको स्टिमुलेट करने का काम जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला ये एसीटीएच हार्मोन विल रेगुलेट। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है इट सिक्रीट मैक्सिमम हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे सेक्स हार्मोन्स। यानी कि इससे जो मेन काम क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जाहिर सी बात है ग्लूकोज बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एंड द लास्ट इज द सेक्स हार्मोन यानी सेक्सुअल फेज को मेंटेन करने के लिए। इट मींस ये जो बॉडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो जब ये उन्हें रेगुलेट कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। यानी कि फिजियोलॉजिकल स्टेज के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्टेज और इन्वायरमेंटल चेंजेस और मूड्स,
बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाया जाएगा। मैम आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। माय गॉड, मुझे तुम लोगों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब आ रही है आवाज? यस मैम अब आ रही है। अरे यार, पता नहीं क्या पूरा उसको ब्रेक करके ही दम ले रहा बार बार। एनीवेज, अब बोलूं? यस मैम अब क्लियर आ रही है, अब बोलिए। ओके, तो उसको कंट्रोल करने का, तो उस वो जो है ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाई जाएगी। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड उसी के रेशियो में एसीटीएच यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे एंड फाइनली कंट्रोल द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि डिजायरेबल फेज चल रही है या ईस्ट्रस फेज चल रही है या हीट पीरियड चल रहा है, तो इट विल इंक्रीज द सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस तक जैसे ही ये साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वैसे ही एड्रिनल ये जो एड्रिनोकॉर्टेक्स ट्रोपिन हार्मोन एसीटीएच के सिक्रीशन को बढ़ाएगा एंड इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज एसीटी स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड एंड इट विल स्टार्ट टू सिक्रेट एड्रिनल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल, इनको यानी ईस्ट्रोजन, इनको सिक्रीट करने का काम शुरू कर देंगे। यानी इसी तरीके से मान लो अगर मिनरल गर्मी चल रही है बहुत ज्यादा और मिनरल बैलेंस जो है आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन की वजह से मिनरल बैलेंस बिगड़ रहा है, तो इट विल ट्राई टू कन्वे इट, क्योंकि आप सभी जानते हो कि रीनल टिब्यूल्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड दैट रीअब्जॉर्प्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन। यहाँ पर कितना रीअब्जॉर्ब होना है, कितने मिनरल सिक्रीट होने हैं, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो मान लो अभी पसीने की वजह से मिनरल्स ऑलरेडी इतने ज्यादा परस्पायर हो गए, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मिनरल, तो कम से कम मात्रा में आपकी बॉडी से मिनरल वेस्टेज हो या फिर मान लो आप पानी नहीं पी पाए, 2-3-4 घंटे पानी नहीं पिया, तो आपकी बॉडी उस 4-8 घंटे में कोप अप करने की कोशिश करेगी कि हमारा मिनरल बैलेंस ना बिगड़े। तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन ब्रेन विल सेंड टू द hypothalamus will send to the pituitary gland and pituitary gland will send that particular endocrine gland कि भाई ये हार्मोन कम निकालो या ये हार्मोन ज्यादा निकालो, जिससे ऐसी भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। अनदर थर्ड हार्मोन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों आई थिंक दैट विल आल्सो रन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी शायद खत्म अपने आप से ब्रेक हो जाए, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, है ना। तो अनदर इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है TSH थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, यानी वो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। गले में ये ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 यानी थायरोटॉक्सिन सॉरी टेट्राइडोथायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोक्सिन नाम के 2 हार्मोन डेरिवेटिव्स निकलते हैं, यानी कि जिसे आप सिंपली थायरोक्सिन कहते हो। थायरोक्सिन जो हार्मोन निकलता है वो जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। जनरल ग्रोथ, जनरल फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस अगर ये हार्मोन अगर निकल रहा है, तो इसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए, खाना खाने के कितने घंटे बाद बढ़नी चाहिए, खाना खाने के कितने घंटे बाद कम होनी चाहिए, है ना, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी डिपेंड करेगा। तो उसी के अनुसार जो है वो उसकी मात्रा कम और ज्यादा और वो निकलेगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन थायराइड तक पहुंचाएगा कौन? थायराइड को तो खुद थोड़े ना पता चलेगा कि मुझे कम निकालना है या हार्मोन, या मुझे ज्यादा निकालना है हार्मोन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड वहां तक देगी और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन ब्रेन देगा। ब्रेन विल सेंड द इंफॉर्मेशन थ्रू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से इंडक्शन फैक्टर निकलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड उसी के अनुसार थायराइड ग्लैंड को TSH हार्मोन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भेजेगी कि या तो कम निकालो या फिर ज्यादा निकालो थायरोक्सिन हार्मोन को, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। सो अनदर सिक्रीशन इज द FSH follicle stimulating hormone. This is also known as gonadotrophic hormone. Gonado means gonads यानी कि testis and ovary, and tropic means stimulating, वो जो testis और ovary को stimulate करें, यानी कि मेल्स के केस में ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे कि दे शुड हैव मोर एंड मोर स्पर्मेटोजेनेसिस, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो, हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो।
दूसरी तरफ इन केस ऑफ फीमेल दैट विल स्टिमुलेट द ओवरीज टू फॉर द oogenesis. oogenesis के लिए ओवरीज की फॉर्मेशन हो, सॉरी ओवरीज को oogenesis के लिए ये प्रमोट करेंगे कि oogenesis होना चाहिए. नाउ द फेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इन केस ऑफ फीमेल्स दिस इज ऑफ मेनस्ट्रुअल फेज, कि मेनस्ट्रुअल फेज के किस समय oogenesis FSH की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, दैट इज द पर्टिकुलर टाइम. और मेल्स के केस में इट इज इन थ्रू आउट द टाइम, हर समय निकलेगी, लेकिन दैट इज ऑल्सो द सिस्टम कि कितना निकलेगी और कब निकलेगी. और ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करेंगे कि किस समय कम निकलना है और किस समय ज्यादा निकलना है. तो मेजर फर्क इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल्स यानी कि जब oogenesis होती है तो उसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है. तो मेन फंक्शन इज टू फॉर्मेट टू स्टिमुलेट देयर फॉर्मेशन, है ना, टू स्टिमुलेट oogenesis, टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना. और जैसे मेल्स में और फीमेल में डिपेंड करेगा. ये पिक्चर वाइज भी दिखाया है कि जैसे यहाँ पर जो इस, अब देखो इसकी जो टारगेट सेल है, ऑफ कोर्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की जो टारगेट सेल होंगी जाहिर सी बात है टेस्टिस और ओवरीज होंगी, है ना. तो टेस्टिस की जो सेल्स होंगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रही होंगी एफएसएच का टारगेट होंगी फीमेल्स के केस में. ओवरी की जो सेल्स जो फॉलिकल सेल्स होंगी वो जो है वो एफएसएच का टारगेट होंगी. यानी कि इन्हीं के पास केवल एफएसएच को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, बाकी और कहीं पर नहीं होंगे. एंड लेटर ऑन एफएसएच के इफेक्ट से ही जब oogenesis का प्रोसेस इंक्रीज होगा एंड आफ्टर रिलीजिंग द ओवा the follicle will change into the carpus luteum and it will also act as another endocrine gland and it will also start to secrete the gonadotropic hormone or say FSH. तो इसीलिए after having the release of ova from the follicle, menstrual cycle के उस फेज पर जाकर FSH का फॉर्म FSH की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी, है ना. यानी कि 14th डे पर FSH की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी एंड लेटर ऑन द पीक विल गो डाउन और फिर FSH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इसके बदले प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी. तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम पर भी डिपेंड करेगी. अनदर सिक्रीशन फ्रॉम pituitary gland is the luteinizing hormone. Basically I want to tell you that gonadotropic hormone is not a single hormone. The gonadotropic hormone basically जिससे इसमें luteinizing hormone और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों मिलकर गोनेडोट्रोपिन का काम करेंगे, यानी कि जो कि गोनेड्स की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. एंड आफ्टर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि FSH के इम्पैक्ट से एक बार जब oogenesis हो गई और ओवा रिलीज हो गया एंड लेटर ऑन जो फॉलिकल बच गई तो वो जो है कार्पस लूटियम में चेंज हो जाएगी एंड इट विल एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड फीमेल में ये जो है वो फिर उसका प्रोडक्शन करने लगेंगी फिर से प्रोजेस्टेरोन का एंड गोनेडोट्रोपिन का, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगे. ये जो स्टेजेस यहाँ पर भी दिखाई है. नाउ सी हियर एक वन स्टेज से स्टार्ट हुआ है ये फॉलिकल, इसके अंदर oogenesis का प्रोसेस चल रहा है. हियर यू सी द येलो कलर पार्ट, दिस येलो कलर पार्ट इज द कार्पस ल्यूटियम एंड लेटर ऑन एक बार इससे ओवा ये रिलीज हो गया. नाउ इट इज this leftover part is the carpus luteum and it will act as the endocrine gland. Now another hormone that is also important secreting from the pituitary gland is anterior lobe of pituitary gland is the prolactin PRL hormone. Prolactin hormone promotes the mammary glands to produce more milk. इनका जो site of action है that is always the mammary gland. So you will see अब फिर से वही वाली बात कि ये सिक्रीट होगा ब्लड में जाएगा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन केवल मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल्स होंगी उन्हीं के पास इसे रिसीव करने के रिसेप्टर होंगे. तो दैट विल बी स्टिमुलेटेड विद दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन. तो बेसिकली ये भी क्या होगा आफ्टर द oogenesis कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के बाद, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेशियो जैसे ही बढ़ेगा तो तुरंत ही प्रोलैक्टिन का रेशियो भी बढ़ने लगेगा. कि क्योंकि एक बार ओवा जो है अगर रिलीज हो गया फॉलिकल से तो इट विल ट्राई टू हैव कि हमको स्पर्म मिल जाए, हम फर्टिलाइज हो जाऊं और आई विल मेक एम्ब्रियो. तो वंस इट विल मेक एम्ब्रियो द योर बॉडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंटेनिंग दैट एम्ब्रियो. तो उसमें क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा. So that is why the prolactin hormone will promote the mammary gland to produce more milk. That is why they will collect more and more fatty parts, more and more
that will become enlarged. You see non-lactating and this is the engorged or lactating mother. This is the basic difference in the memory part, right? And another more important thing is that कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो प्रेगनेंसी मेंटेन होगा तभी पीआरएल जो है वो एक्शन करेगा. प्रोलैक्टिन will action itself, that will wait for 14 days more for the next menstrual cycle कि either it is fertilized or not. अगर fertilized हो गया then it will be secreted in more and more amount, और अगर fertilized नहीं हुआ है तो then its secretion will go down. In the later classes when I will teach you the reproductive system, then I will tell you in detail. Now एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसे आप लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच कहते हैं. यानी मेलानोसाइट्स, यू नो द सेल्स व्हिच रेगुलेट द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन और द कलर ऑफ स्किन, है ना, या स्किन पिगमेंटेशन. और ये डिपेंड करेगा कि सनलाइट में एक्सपोजर के साथ इसमें चेंज होगा. माने मान लो जैसे डार्कर स्किन हो जाती है तो द एमएसएच विल ट्राई टू कंट्रोल कि क्योंकि जैसे ही आप सनलाइट में एक्सपोज हो गए मेलानोसाइट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होंगी और कोशिश करेंगी पूरी स्किन को प्रोटेक्ट करने की. तो तभी तो कह रहे कि कलर टैनिंग हो जाएगी, है ना, अगर ज्यादा देर रुकोगे तो. एंड देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट इन दैट रेफरेंस कि क्या करेगा कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मेलानोसाइट को प्रमोट करेगा कि फैल जाओ सब तरफ और ज्यादा मेलानोसाइट बनाएगा. तो जैसे सनलाइट में एक्सपोजर होगा एमएसएच का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा, और अगर सनलाइट एक्सपोजर कम होगा तो एमएसएच का अमाउंट कम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर लोब, बट आई थिंक बच्चों